साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के लेक्चर में हम निर्देशन की तकनीक की विस्तृत रूप से व्याख्या करेंगे। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि निर्देशन के 4 एलिमेंट्स होते हैं, 4 तत्व होते हैं, 4 उपकरण होते हैं: परिवेक्षण, अभिप्रेरणा, नेतृत्व और संप्रेषण। इनके बारे में मैं पिछले वीडियो में आपको सामान्य जानकारी दे चुका हूं। आज देखते हैं साथियों इनको विस्तार से। निर्देशन की तकनीक की विस्तृत व्याख्या। इसमें सबसे पहला है परिवेक्षण। परिवेक्षण के बारे में किसी संगठन में हो रही गतिविधियों पर सतत निगरानी रखना या किसी निर्माण इकाई में उत्पादन के प्रत्येक चरण की सतत निगरानी रखना सामान्यतः परिवेक्षण कहलाता है तथा परिवेक्षण करने वाले व्यक्ति को परिवेक्षक या सुपरवाइजर कहते हैं। अब देखते हैं परिवेक्षण का महत्व। परिवेक्षण करने से क्या फायदे होते हैं या किसी संगठन में परिवेक्षण का क्या महत्व होता है। सबसे पहले है मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास। साथियों, श्रमिकों के बीच में और प्रबंधन के बीच में सुपरवाइजर ही एक ऐसी कड़ी होता है जो दोनों के बीच में समन्वय बनाता है तथा दोनों के संबंध स्थापित करता है। प्रबंधन एवं श्रमिकों के मध्य की कड़ी। परिवेक्षण करने वाला पर्यवेक्षक दोनों के बीच की, प्रबंधन और श्रमिकों के बीच की कड़ी होता है। वो श्रमिकों की समस्याएं प्रबंधन को बताता है तथा प्रबंधन की अपेक्षाएं जो हैं वो श्रमिकों को बताता है। फिर अगला है आंतरिक एकता में सहायक। किसी संस्था में नीचे से ऊपर तक एकता बनाए रखने के लिए परिवेक्षण बहुत ही जरूरी है। इसके बाद लक्ष्यों के अनुरूप कार्य निष्पादन। कि संस्था में लक्ष्यों के अनुरूप कार्य निष्पादन हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है, इसको परिवेक्षण से देखा जा सकता है। श्रमिकों का प्रशिक्षण। अगला है उच्च मनोबल का विकास, कार्यों का विश्लेषण या कार्य पर नियंत्रण तथा सूचनाओं का आदान प्रदान। ये सभी कार्य परिवेक्षण द्वारा होते हैं और पर्यवेक्षक द्वारा संपन्न कराए जाते हैं। यह है परिवेक्षण का महत्व। अगला है साथियों अभिप्रेरणा। निर्देशन की अगला औजार है अभिप्रेरणा या निर्देशन का एक और महत्वपूर्ण तत्व है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन। वह भावना है जो किसी कार्य या उद्देश्य को पूरा करने हेतु प्रेरित करती है या रोकती है। साथियों, अगर जैसे देखा जाए तो पटवारी की एग्जाम देकर और उसमें अपना सिलेक्शन होना, एक पद प्राप्त करना, ये आपको उस परीक्षा की तैयारी के लिए, कड़ी मेहनत के लिए क्या कर रहा है, प्रेरित कर रहा है। और रोकने वाली बात है कि मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा, यह रोकने वाली बात है। ये दोनों चीजें अभिप्रेरणा के अंतर्गत आती है। अब देखते हैं मास्लो की आवश्यकता क्रम अभिप्रेरणा का सिद्धांत। मास्लो की आवश्यकता क्रम अभिप्रेरणा का सिद्धांत। महान मनोवैज्ञानिक अब्राहम मास्लो को अभिप्रेरणा की आवश्यकता अनुक्रम विचारधारा का जनक माना जाता है। इसे अभिप्रेरणा की सर्वश्रेष्ठ विचारधारा भी माना जाता है। मास्लो के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में 5 आवश्यकताओं का अनुक्रम विद्यमान रहता है। मतलब मास्लो ये कहते थे कि आदमी इस क्रम से या मनुष्य इस क्रम से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है जो उसको अभिप्रेरित करती हैं। सबसे पहली है शारीरिक आवश्यकता। मनुष्य सर्वप्रथम अपनी शारीरिक आवश्यकताओं, खाना, कपड़ा, मकान, सेक्स को पूरा करने के लिए अभिप्रेरित होता है। इन आवश्यकताओं को पूरा करना मनुष्य की प्राथमिकताएं हैं और इसके लिए वह प्रेरित होता है। सबसे पहले इनको पूरा करना चाहता है। दूसरी आवश्यकता है मास्लो के अनुसार, यह वह सुरक्षा संबंधी आवश्यकता है। यह वह आवश्यकताएं होती हैं जिनके अभाव में मनुष्य भविष्य में अपने को असुरक्षित महसूस करता है, जैसे रोजगार की गारंटी, पेंशन, जीवन बीमा, संतानें, शिक्षा आदि। इन्हें पूरा करने हेतु मनुष्य अभिप्रेरित होता है। पहले स्तर की
आवश्यकताएं पूरी होने के बाद ये दूसरे नंबर की मास्लो के अनुसार आदमी की को अभिप्रेरित करने वाली ताकतें हैं। तीसरा है सामाजिक आवश्यकताएं। उपरोक्त तो दोनों आवश्यकताएं पूर्ण होने के उपरांत मनुष्य अपनी सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अभिप्रेरित होता है, जैसे विवाह, मित्रता, रिश्तेदारी निभाना, सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेना आदि। ये तीसरे नंबर की आवश्यकताएं के लिए व्यक्ति अभिप्रेरित होता है या मोटिवेट होता है। चौथे नंबर पे आता है साथियों मान सम्मान की आवश्यकता। मास्लो के अनुसार चौथे क्रम पर मनुष्य मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त करने हेतु अभिप्रेरित होता है। यह आवश्यकता अमौद्रिक प्रेरणाओं द्वारा संतुष्ट की जा सकती हैं, अर्थात इसके लिए उसको कोई पैसे का भुगतान नहीं किया जाता। ऐसे व्यक्ति को अगर मान सम्मान दिया जाए, प्रॉपर रिस्पांस दिया जाए, तो वह काम करने के लिए अभिप्रेरित हो जाता है। ये मास्लो का कहना है, उस काम को करने के लिए मोटिवेट हो जाता है। पांचवी और अंतिम अभिप्रेरणा है साथियों आत्मसंतुष्टि की आवश्यकता। मास्लो के अनुसार अभिप्रेरणा के लिए यह पांचवें नंबर की आवश्यकता है। उपरोक्त चारों आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात आत्मसंतुष्टि की भावना किसी मनुष्य को कोई कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। व्यक्ति अपने अंदर की प्रतिभा को निकालकर सर्वश्रेष्ठ कार्य करने का प्रयास करता है। साथियों जीवन में ऊपर की चारों आवश्यकताएं पूरी होने के बाद कई बार आदमी को अपने मन का काम पसंद आता है और वो उसे पूरा करने के लिए अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए उसको पूरा करना चाहता है तथा उसके लिए वो अभिप्रेरित होता है। एक अच्छे प्रबंधन को इन स्थितियों का आकलन करने के बाद उस व्यक्ति को मोटिवेट करना चाहिए। अब मास्लो के आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत की मान्यताएं या संकल्पना। इसके ऊपर की चारों जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के बाद मास्लो ने कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स दिए, कुछ संकल्पनाएं की, उनको देखते हैं। मनुष्य की आवश्यकताएं निरंतर जन्म लेती रहती हैं एवं एक आवश्यकता पूर्ण होने पर तुरंत ही दूसरी आवश्यकता जन्म ले लेती है। उसके बाद नंबर 2 है नई आवश्यकता मनुष्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, तब पूर्ण हुई आवश्यकता उसे कार्य करने के प्रति उदासीन बनाती है। यह बिल्कुल सामान्य नियम है साथियों कि जो चीज़ मनुष्य पा लेता है उसकी कीमत उसकी नज़र में कम हो जाती है और जिसे पाने की चाह होती है उसकी कीमत उसकी नज़र में ज़्यादा होती है। अतः जिस चीज़ को मनुष्य ने प्राप्त नहीं किया उसको प्राप्त करने के लिए वह लगातार मोटिवेट होता रहता है। साथियों मास्लो की अगली संकल्पना है मनुष्य की आवश्यकताओं को क्रमबद्ध किया जा सकता है, जिससे शारीरिक आवश्यकताएं सबसे नीचे के क्रम में आती हैं, जो अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद आवश्यकताएं एक अनुक्रम में ही जन्म लेती हैं। उच्च स्तर की आवश्यकताएं जब जन्म लेती हैं, जबकि निम्न स्तर की आवश्यकताएं पूर्ण हो जाती हैं। फिर आखिरी है मास्लो का यह भी मानना था कि किसी भी व्यक्ति की कोई भी आवश्यकता पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं होती। मानवीय आवश्यकताएं उचित स्तर तक ही संतुष्ट की जा सकती है। इसके बाद साथियों जो निर्देशन है उसका अगला तत्व है नेतृत्व। नेतृत्व दूसरे व्यक्तियों को पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को उत्साहपूर्वक प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने की योग्यता है। अब देखते हैं नेतृत्वकर्ता या उसे नायक भी कह सकते हैं, नेता भी कह सकते हैं और किसी संस्थान का प्रबंधक भी कह सकते हैं, उसमें क्या क्या गुण होना चाहिए। अनेक मनोवैज्ञानिकों प्रबंध शास्त्रियों ने नेतृत्वकर्ता के गुणों का उल्लेख किया है। आइवेटीन के अनुसार नेता में यह 10 गुण होना चाहिए। स्वस्थ शरीर एवं प्रभावी आवाज होना चाहिए किसी नेता में। उद्देश्य एवं दिशा की चेतना होना चाहिए। उत्साह होना चाहिए। मैत्री भाव एवं स्नेह होना चाहिए। तकनीकी दक्षता होना चाहिए। बौद्धिक चातुर्य होना चाहिए। चारित्रिक निष्ठा होना चाहिए। शिक्षण क्षमता होना चाहिए और निर्णय क्षमता होना चाहिए
तथा विश्वसनीयता होना चाहिए। किसी नेता में आइवेटीन के अनुसार ये 10 गुण होना चाहिए जो उसको एक अच्छा नेतृत्वकर्ता बनाते हैं। अगले विचारक को देखते हैं साथियों, जॉर्ज आर टेरी के अनुसार एक अच्छे नेता में 8 प्रमुख गुण होना चाहिए। इन्होंने क्या बताया साथियों, देखते हैं। पहला है शक्ति, फिर है भावनात्मक स्थिरता, मानवीय संबंधों का ज्ञान, व्यक्तिगत अभिप्रेरणा, संप्रेषण की योग्यता, शिक्षण की योग्यता, सामाजिक योग्यता तथा तकनीकी दक्षता। ये 8 गुण जिसमें होंगे वो अच्छा नेतृत्वकर्ता, अच्छा नेता या अच्छा प्रबंधक हो सकता है। चेस्टर आई बर्नार्ड के अनुसार एक अच्छे नेता में 7 गुण होना चाहिए। पहला निर्णय क्षमता, उत्तरदायित्व का बोध, विनम्रता, बौद्धिक क्षमता, सहनशीलता एवं स्फूर्ति, सामाजिक चेतना एवं सुंदर व्यक्तित्व। यह जिसमें होगा वह एक अच्छा नेता साबित हो सकता है, ऐसा चेस्टर आई बर्नार्ड का मानना है। अब हम देखते हैं साथियों नेतृत्व के प्रकार, कि नेतृत्व कितने प्रकार का होता है। उपरोक्त विशेषताओं को दृष्टिगत रखते हुए नेतृत्व को इस प्रकार देखा जा सकता है। पहले टाइप के नेता होते हैं तानाशाही या अधिनायकवादी। इस टाइप के जो नेता रहते हैं, इस तरह के जो नेतृत्व करता रहते हैं, वह स्वयंभू होते हैं तथा उन्हें अपने अलावा और किसी का समन्वय पसंद नहीं होता है। इसके बाद होता लोकतांत्रिक या सहभागी नेता। ऐसे नेता समन्वयवादी नेता होते हैं तथा विकेंद्रीकरण की नीति पर चलकर सभी लोगों की सलाह से कार्य करना पसंद करते हैं। उसके बाद होता है उदारवादी नेता। यह नेता ऐसा होता है जो किसी नियम कायदों में नहीं बंधा होता तथा उदार हृदय से सबकी सेवा में लगा रहता है। ये इस तरीके से नेता के 3 प्रकारों को क्लासिफाई किया जा सकता है, बांटा जा सकता है। अब साथियों निर्देशन का एक और टूल्स है, एक और उपकरण है, एक और तत्व है संप्रेषण। मनुष्य के मध्य विचारों का आदान प्रदान संप्रेषण कहलाता है। संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन। तो मनुष्यों के मध्य विचारों का आदान प्रदान संप्रेषण कहलाता है। या संप्रेषण ऐसा कह सकते हैं हम कि जो व्यक्ति अपनी बात को, अपने विचारों को अच्छी तरह दूसरों को समझा सके, उसको संप्रेषण करना कहते हैं। साथियों अब हम प्रभावी संप्रेषण के सिद्धांतों को देखेंगे। प्रभावी संप्रेषण हेतु नीचे दिए गए सिद्धांतों का पालन आवश्यक है। पहला है विचारों की स्पष्टता। अगर हम कोई चीज किसी को समझा रहे हैं तो वो क्लियर कट होना चाहिए, हमारे विचार स्पष्ट होना चाहिए कि हम क्या कहना चाहते हैं। कथन में संक्षिप्तता मतलब बहुत लंबी चौड़ी बात किए बिना शार्ट में वो बात समझाई जाना चाहिए। भाषा की सरलता मतलब उसमें उपयोग होने वाली भाषा सरल हो, जो आम आदमी के, सामान्य आदमी के समझ में आ जाए। समय सीमा का ध्यान, बात करते समय, संप्रेषित करते समय समय सीमा का ध्यान रखा जाए, हम बहुत ज़्यादा बात ना करें। औपचारिक एवं उद्देश्यपूर्ण बातचीत जो है, निर्देशन जो है औपचारिक होना चाहिए और उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। भाषा पर नियंत्रण होना चाहिए निर्देशन देने वाले का। वैकल्पिक संचार माध्यमों का सही उपयोग। अगर हम किसी दूर बैठे व्यक्ति को अपनी बात कहना चाहते हैं, निर्देशन देना चाहते हैं, तो हमको कौन सा संचार साधन का उपयोग करना चाहिए, ये समझ हमारे अंदर होना चाहिए। और संबंधित से धैर्यपूर्वक उसकी प्रतिक्रिया प्राप्त करना कि जो संबंधित व्यक्ति है जिसे हमने संप्रेषित किया है या जिसको हमने निर्देशित किया है, वह अपनी क्या प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहा है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, उसको अच्छी तरीके से सुनने की, धैर्यपूर्वक सुनने की हमें क्षमता होना चाहिए, तो हम सही संप्रेषण कर पाएंगे। इन सब बातों के अलावा साथियों प्रभावी संप्रेषण में आने वाली बाधाओं को भी देख लेते हैं। ऊपर की 8 बातें अगर पूरी होती हैं तो वह एक प्रभावी संप्रेषण कहलाएगा, मगर इसमें बाधाएं कौन सी आती हैं इनको देख लेते हैं। सबसे पहले है संदेश की अधूरी अभिव्यक्ति। दूसरा है स्पष्ट संदेश न देना या अस्पष्ट संदेश, विश्वास का अभाव, संप्रेषण की अनिच्छा, भाषा का सही ज्ञान नहीं होना, तकनीक का सही ज्ञान नहीं होना तथा प्रभावी व्यक्तित्व का अभाव।
इन सब कारणों से एक संप्रेषण अप्रभावी हो जाता है, खराब हो जाता है, कमजोर हो जाता है। साथियों, ये मैंने आपको निर्देशन के सभी तत्वों के बारे में विस्तार से बताया। इन सब पर प्रश्न बनने की पूरी संभावना है, इन विषयों पर प्रश्न बनते हैं। अतः इस लेक्चर को ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के बाद अपनी पठन सामग्री का विषय बना लें, विषय वस्तु बना लें। और साथियों, अब इस लेक्चर को समाप्त करने की इजाज़त दीजिए और इस लेक्चर के अंत में आपसे एक बार फिर अपील करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए तथा अपने साथियों में पहुंचाइए। साथियों, सामान्य अध्ययन का इतने लंबे चौड़े और इतने जटिल कोर्स में से ये मैं आपके लिए बहुत आसान बनाकर भेज रहा हूं, अतः इसको प्रोत्साहित करिए। बस यही निवेदन है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।